हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारे वन कंसेप्ट अ डे सीरीज में तीन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। बहुत बार स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछते रहते हैं कि इन तीनों इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज के बीच में क्या डिफरेंस है, और इन आइडियोलॉजीज के बारे में जानना आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इन्हीं आइडियोलॉजीज के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं हमारी सबसे पहली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दैट इज कैपिटलिज्म। अब देखिए, कैपिटलिज्म का मतलब क्या है। कैपिटलिज्म का मतलब है जहां पे जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि चाहे आप लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हो, क्लियर, चाहे आप खेती से प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हो, या कोई भी आपके रिसोर्सेज हैं, इन सब के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा? वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होगा। क्लियर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल यहां पे रखने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि इससे पहले भी आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा ताकि आप लोगों को जो कैपिटलिज्म का ओरिजिन है 16th 17th या 18th सेंचुरी में जो हमें देखने को मिला वो कहानी थोड़ी सी समझ आए। देखिए, कैपिटलिज्म से पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी, अगर मैं मिडाइवल यूरोप की बात करूंगा, यूरोप को मैं 14th 15th सेंचुरी के आसपास आप लोगों को वहां की जो कंडीशन है या वहां पे जो आइडियोलॉजी, सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम लोगों को डोमिनेट होती हुई देखने को मिलती है, तो उस आइडियोलॉजी को कहा जाता था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म। अब देखिए यार, फ्यूडलिज्म जो है वो एक ऐसा सिस्टम था जहां पे राजा जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था। जो राजा का जितना भी टेरिटरी था, उस टेरिटरी के अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे जो पूरे की पूरी जमीन के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल किया करते थे। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी इस जमीन के टुकड़े के ऊपर, अब देखो यार, ये वो वाला टाइम है 13th 14th सेंचुरी की मैं बात करूंगा, जहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी है, यानी जो पैसा मेन आएगा, जो हमारा कैपिटल, जो भी जनरेशन होगी, वो सारी की सारी जो है वो हम लोगों को एग्रीकल्चर के ऊपर या एग्रीकल्चर से ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज्यादा नहीं हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमें बाद में डेवलप होती हुई देखने को मिली। तो जो फ्यूडलिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर था जहां पे एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा जो है, जो राजा के अधीन आया करते थे, अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके पास हुआ करता था, और रियलिटी में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो इंडिपेंडेंटली ही काम किया करते थे। अब ये जो फ्यूडल लॉर्ड होगा, अब ये अपनी टेरिटरी के ऊपर, ये पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड आ गया, अब इस फील्ड के ऊपर काम करवाने के लिए अलग अलग लोगों को रख लेगा। क्लियर? अब इसके बदले ये जो फ्यूडल लॉर्ड है, इन लोगों को कोई पैसा नहीं देगा, बस इनको जमीन देगा कि अपना घर वगैरह बना लो यहां पे, और उसके साथ साथ जो इनका जीवन यापन है उसके लिए इनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आसान भाषा में, किसी भी तरह का जो मनी एक्सचेंज सिस्टम है या मनी जनरेशन है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस यहां पे नहीं किया जाता था, और कोई बहुत ज्यादा आप लोगों को लार्ज स्केल के ऊपर किसी तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिलती थी। तो यही कारण था कि यहाँ के जो लोग थे उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्लियर, ना वो अपनी मर्जी से कोई सामान खरीद सकते थे। आसान भाषा में वो काइंड ऑफ स्लेव्स की तरह इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रहा करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग जो हैं ये इससे परेशान हुए, यहां पे एजिटेशन हुआ, और यूरोपियन सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई जहां पे ये जो ऑर्थोडॉक्स आइडिया है या ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको कुछ लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया। जो न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस हुए, जहां पे धर्म का, क्योंकि अगर मिडाइवल यूरोप की मैं बात करूंगा तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था, क्लियर, और जो धर्म है या जो धर्म ने कहा वही लोग किया करते थे। लेकिन जो 15th-16th टाइम है, ये 15th-16th सेंचुरी है, ये वो टाइम पीरियड है जहां पे ऐसा दौर आया जहां पे यूरोपियन सोसाइटी ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, जिसको हम लोग एज ऑफ रेनेसां या एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, जहां पे लोगों ने रियलाइज किया कि हर एक ह्यूमन जो है उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और भगवान ने, अगर गॉड ने उसको बनाया हुआ है, तो उसको उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए, और अगर उस पोटेंशियल को कोई भी चीज हिंडर कर रही है तो उसको साइड कर देना चाहिए। तो यहां से यही जो रेनेसां या एनलाइटनमेंट के थॉट्स थे, जिसने ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को चैलेंज किया, और उसके साथ साथ ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था उसको भी चैलेंज किया गया, तो वहां पे हम लोगों को एक नई इकोनॉमिक आइडियोलॉजी डेवलप होती हुई देखने को मिली, जहां पे पहले, यानी कि जो फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वहां पे किसका कंट्रोल हुआ करता था? फ्यूडल लॉर्ड्स का कंट्रोल हुआ करता था। अब ये कहा गया कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनको साइड किया जाए, और अब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें जो एग्रीकल्चर है, स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्रीज हैं, क्लियर,
उनके ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रहेगा, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स की फैक्ट्री में जो भी काम करेगा, इंडस्ट्री में जो भी काम करेगा, उसको पैसा दिया जाएगा। जब उसको मनी मिलेगा तो वो उस मनी से कोई भी कहीं पे भी जाके चीज परचेज कर सकता है, जो कहीं ना कहीं जो पुराना सिस्टम था दैट इज फ्यूडलिज्म, वहां पे हम लोगों को मिसिंग होता हुआ देखने को मिलता था। तो जो कैपिटलिज्म है वो आपका किसके अगेंस्ट एस्टेब्लिश हुआ? वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट एस्टेब्लिश हुआ। फ्यूडलिज्म जहां पे एक के पास सारा ताकत था और वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, अब कहा कि जो पावर है, ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसी के पास भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिज्म में भी हमें काफी फ्यूडल स्ट्रक्चर या फ्यूडल एलिमेंट जो वो बाद में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट हुई वो इसीलिए हुई कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वहां पे जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसमें पोटेंशियल है वो उस मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो वो ओन कर सकता है। और उसके साथ साथ कैपिटलिज्म का एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि कितना पैसा हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी कंपनी ने टोटल 100 रुपया जो है वो उसका एक्सपेंडिचर है और उसने 100 रुपए की इनकम जनरेट कर ली, और है ना 100 रुपीज तक की जो वो इनकम जनरेट कर लिया, वो उसके बाद जो भी पैसा वो कंपनी कमाएगी वो उस प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा। और क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम वेल्थ, मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो हम अपने पास रखें, और कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म भी उस सोच को ज्यादा बढ़ावा देता है। तो यही कारण है कि जो कंपनी का ओनर होगा वो जैसे जैसे प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो वो अपने पास एकोमुलेट कर लेगा, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ट्राई करेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके पास रहे, जिससे अल्टीमेटली लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो कैपिटलिज्म के दोनों चेहरे हैं। एक चेहरा कैपिटलिज्म का वो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा, जो सबको आगे बढ़ने का मौका देगा, क्लियर। और उसके साथ साथ ही जो पुराना सिस्टम हुआ करता था जहां पे जो है वो हम लोग स्लेवरी प्रथा देखते थे, उसको ये खत्म करने की कोशिश करेगा। बट एट द सेम टाइम कैपिटलिज्म में हम लोग देखेंगे कि जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो ही अपने आप को ग्रो करता रहता है, और जो बेचारा गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जाता है, क्लियर। और कहीं ना कहीं जब कैपिटलिज्म इनिशियल स्टेजेस पे डेवलप होता हुआ हम लोगों ने देखा, तो वहां पे पाया गया कि जो वर्कर्स थे, जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनसे बहुत ज्यादा समय तक काम करवाया जाता था और उसके बदले जो वेजेस हैं, जो पैसा है, वो बहुत कम दिया जाता था। तो यही कारण है कि कैपिटलिज्म, जहां पे आसान भाषा में अगर आप लोग समझोगे, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, यहां पे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में शब्द यूज कर रहा हूं, और इसी की ही रिपरकशंस, इसी का ही इंपैक्ट हम लोगों को सोसाइटी एंड पॉलिटी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब आप समझिए कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बन गया जिसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो ताकतवर है, जो स्ट्रांग है, जो पावरफुल है, क्लियर, उसके पास जो वो पैसा ज्यादा आ गया। अब वो पॉलिटिकल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे वो या तो उसी के ही लोग होंगे या वो खुद पॉलिटिकल लीडर बन जाएगा। तो सोसाइटी या जो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमी है वो उसके कंट्रोल में आ गई, और अल्टीमेटली सोसाइटी या समाज जहां पे जो है वो लोगों को इस चीज से तोला जाएगा, या कैपिटलिज्म सोसाइटी जहां पे जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा बेटर माना जाएगा, तो वहां पे हम अल्टीमेटली क्लास डिवीजन भी देखेंगे, जहां पे पूरे का पूरा जो सोसाइटी या समाज है वो अपर क्लास एंड लोअर क्लास में, क्लियर, यहां पे मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं क्लास की बात कर रहा हूं, यानी रिच एंड पुअर की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोगों को डिवीजन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो कैपिटलिज्म है इसके पॉजिटिव हिस्से हैं। पॉजिटिव हिस्सा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, ये इनोवेशन आया, क्लियर, ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन बाकी जो पहलू मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, जहां पे जो वर्कर्स थे स्पेसिफिकली उनकी एक्सप्लॉयटेशन होनी शुरू हुई, वो कैपिटलिज्म का एक नेगेटिव चेहरा था। तो जब भी किसी आइडियोलॉजी का कोई नेगेटिव चेहरा हमें देखने को मिलता है तो उसका एक सोल्यूशन, उसका एक ऑल्टरनेट जो वो हम सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और वही कैपिटलिज्म का ऑल्टरनेट जो है वो हम लोगों को सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के रूप में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैपिटलिज्म की, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कैपिटलिज्म की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइवेट ओनरशिप। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म इज प्राइवेट ओनरशिप। यहां पे सरकार के पास या एक बंदे या राजा के पास जमीन नहीं रहती है, यहां पे लोगों के पास। अब ये जो प्राइवेट ओनरशिप है, ये बड़ा इशू है। वो 10 लोग हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, या वो एक भी हो सकता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो मोनोपोलाइजेशन है, यानी कि कुछ बिजनेसेस हाउस ऐसे हैं या कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो फ्यूचर में जितने भी बिजनेसेस हैं वो वही कर रहे हैं। तो एक नेगेटिव पहलू जो है वो हमें कैपिटलिज्म का देखने को मिलता है। दूसरा है वेज लेबर, यानी कि जो काम करेगा उसको आप पैसा दोगे। फ्यूडलिज्म की तरह नहीं है जहां पे आप उसको खाने का खाना दे रहे हो। तीसरा आ जाएगा कंपटीशन, क्लियर।
अब देखिए प्राइवेट ओनरशिप रहेगी तो इसका मतलब है मैं भी बिजनेस कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकता है। तो कंपटीशन जो है वो आप लोगों को कैपिटलिज्म में ज्यादा देखने को मिलता है। ये अलग बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अमीर होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो बाकियों को एलिमिनेट करता जाएगा। और बाद में ये भी देखा गया कि कैपिटलिज्म में मोनोपोलाइज करना चीजों को थोड़ा सा आसान रहता है। नेक्स्ट है कैपिटल जनरेशन, यानी कि इनका फोकस रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सामान बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रॉफिट मार्जिन जो है उनको सस्टेन किया जाए। क्लियर। और लास्ट जो है वो ये है कि जो सरकार है वो प्राइसेस के ऊपर ज्यादा रेगुलेशन नहीं लगाती है, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि किसी स्पेसिफिक चीज का जो है वो क्या प्राइस रहेगा। तो आसान भाषा में जो कैपिटलिज्म है वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, क्लियर, जैसे मैंने बताया, जिसका इंपैक्ट आप लोगों को सोसाइटी एंड जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर भी देखने को मिलता है, जहां पे स्टेट बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं करती है। क्लियर। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है या इंडिविजुअल है वो अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज कर सके और जितना वो ग्रो कर सकता है उतना वो ग्रो कर पाए। क्लियर। तो ये कैपिटलिज्म की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैपिटलिज्म को मल्टीपल तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। क्लियर। अगर कैपिटलिज्म की मैं कैटेगराइजेशन की बात करूंगा तो एक जो है वो आपका मर्केंटाइल कैपिटलिज्म है। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का अगर मैं एग्जांपल दूंगा, ये वो वाला कैपिटलिज्म है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप इंडिया में जाओ और वहां पे जो है वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाओ। वैसे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की शुरुआत इंडिया से भी पहले, जब जो यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस वगैरह या स्पेन है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है, उन्होंने साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को कोलोनाइज किया, यानी कि उनके रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, उनको अपने अधीन किया। तो वहां से उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था, जहां पे जो देश है, जहां पे जो नेशन है, जहां पे जो कंट्री है, उसको बेनिफिट मिलता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में जो सामान आ रहा है तो इंग्लैंड अमेरिका के ऊपर अगर कंट्रोल कर लेता है या किया हुआ था जो उन्होंने, तो वहां पे जो भी सामान होगा, यानी कि जो वहां पे सामान अंग्रेजों को चाहिए होगा उसको वो सस्ते दाम पे लेके आएंगे और जो सामान उन लोगों को चाहिए होगा वो अंग्रेज जो है वो महंगे दामों पे बेचेंगे, जिसके कारण जो देश है, कंट्री है, वो ज्यादा पैसा कमाएगी। तो स्टार्टिंग में जो मर्केंटाइल, स्टार्टिंग में जो कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई वो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म ही था, यानी कि जहां पे देश के लिए पैसा कमाने के लिए जो लोग हैं वो बाहर जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे वही चीज हम लोगों ने देखी कि वहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल जब उनको पुश मिलना शुरू हो गया और हम लोग जब वो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, यानी कि जहां पे डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है कि कैसे चीजों का प्राइस क्या होगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, क्लियर, और कौन कितना पैसा कमाएगा, जहां पे स्टेट किसी तरह की इंटरवेंशन नहीं करती है, प्राइस रेगुलेशन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। और तीसरी तरह का है सोशल मार्केट इकोनॉमी। सोशल मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है, यहां जहां पे स्टेट मिनिमम इंटरवेंशन करती है, यानी कि कुछ जगहों के ऊपर जहां पे स्टेट को लगता है कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के भलाई के लिए पैसों की या जो प्राइसेस उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग जो सोशल मार्केट इकोनॉमिक कैपिटलिज्म के साथ रिलेट कर लेते हैं। तो आजकल चाहे कोई कंट्री अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री बोल ले, लेकिन वहां पे हम लोग स्टेट की इंटरवेंशन जो कहीं ना कहीं सोशलिज्म का या कहीं ना कहीं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो देखने को मिलता है। और सिमिलरली जो कितना मर्जी अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बोले, वहां पे हमें कैपिटलिज्म के कुछ एलिमेंट्स जो है, कैपिटलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। तो स्पेसिफिक टाइम पे एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। यहां तक कहानी समझ आ रहा है? क्लियर। तो कैपिटलिज्म का आसान भाषा में तो कंसेप्ट ही हो गया। सेकंड है हमारा दैट इज सोशलिज्म। अब देखिए सोशलिज्म का मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। सोशलिज्म क्या है, जैसे एक हमारा कैपिटलिज्म आ गया, एक हमारा कम्युनिज्म आ गया। दोनों जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। ये बात करती है फ्री मार्केट की, ये बात करती है मनी की, क्लियर, ये बात करती है प्राइवेट ओनरशिप की। कम्युनिज्म बात करता है आपका बिना पैसे का, नो मनी, पैसों की जरूरत ही नहीं है। कम्युनिज्म बात करता है कलेक्टिव ओनरशिप का। कम्युनिज्म बात करता है जहां पे जो पैसा होगा वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटलिज्म बात करता है जो पैसा जो कमाएगा वो अपने पास रख सकता है। क्लियर। तो दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब सवाल आएगा कि जो सोशलिज्म है वो क्या है। अब देखिए यार, सोशलिज्म जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि सोशलिज्म को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा डिफाइन किया जाता है। सोशलिज्म
एक ऐसी प्रोसेस है, या ऐसा कह सकता हूं मैं कि सोशलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म से अगर कोई कम्युनिज्म में ट्रांसफर कर रहा है या शिफ्ट हो रहा है तो उसको सोशलिज्म के रास्ते से जाना पड़ेगा। जैसे कैपिटलिज्म जहां पे पूरे का पूरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, तो पहला कदम रहेगा टुवर्ड द कम्युनिज्म, क्लियर। पहला स्टेप ये रहेगा कि आप जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, क्लियर, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, वो सारे का सारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास चला जाए, वो स्टेट के पास चला जाए, यानी कि सरकार के पास चला जाए। अब ये स्टेट के जो लोग होंगे या स्टेट जो होगी वो कौन होगा, वो लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो वर्कर क्लास के ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो सबसे पहले पूरे का पूरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपने कंट्रोल में लेंगे। फिर इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी लोग इसकी टेरिटरी में रह रहे हैं उन सारे के सारे लोगों को आप लोगों ने इक्वल रिसोर्सेज, उनकी नीड के अनुसार, जितनी जिसको जरूरत है उसके अनुसार जो है उस तक आपने रिसोर्सेज पहुंचाने हैं, ना किसी को ज्यादा देने हैं ना किसी को कम देने हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्लियर। फिर धीरे धीरे जब स्टेट ये इंश्योर कर देगी कि अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो गया, यानी कि सबको बराबर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, धीरे धीरे स्टेट का रोल जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, स्टेट का रोल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और वहां पे सोसाइटी जो है, वहां पे समाज जो है वो अपने आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो खुद ब खुद जो है वो रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही स्टेट का रूल खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि जो कम्युनिज्म है वो आ चुका है, क्योंकि कम्युनिज्म बात करता है स्टेटलेस सोसाइटी की, यानी कि जहां पे स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। सोशलिज्म में स्टेट इंश्योर कर रहा था कि सोशल डेवलपमेंट हो, जो इनइक्वालिटीज है उनको रिमूव किया जाए। तो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, वहां पे भी सोशलिज्म के काफी एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे सरकार जो है वो कोशिश करती है कि जो इनइक्वालिटी समाज के अंदर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं जो वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। लेकिन जैसे ही सोशलिज्म का रास्ता खत्म होगा और हम लोग कम्युनिज्म तक पहुंचेंगे तो वो एक ऐसी स्थिति होगी, एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पे समाज में, जहां पे देशों के अंदर, कंट्रीज में हमें ना कोई स्टेट देखने को मिलेगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, ना कोई क्लास होगी, क्लासलेस सोसाइटी जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलती है। कहानी समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो प्रॉपर जो है वो एक ट्रांजिशन है जहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ मूव करना है। अब कौन सी आइडियोलॉजी सही है, गलत है, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। हर एक आइडियोलॉजी की अपनी खासियत है, हर एक आइडियोलॉजी का अपना एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सोशलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो सोशल जो है वो ओनरशिप होगी सब चीजों की, कोई प्रॉफिट कमाना जो है वो किसी का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और जो प्रॉफिट आएगा उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी रिसोर्सेज की वो लोगों की नीड के अनुसार होगी, क्लियर। और लास्ट में अगर मैं कम्युनिज्म की बात करता हूं तो कम्युनिज्म कैसी है, क्लासलेस, मनीलेस, स्टेटलेस सोसाइटी। ना पैसों की जरूरत है क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना लोगों में बांट दिया गया। ये वाली चीज अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्लियर, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, ह्यूमन नीड अनलिमिटेड है। तो जब तक हम अपने नीड्स को जो है वो कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक शायद यहां पे पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्लियर। सोशलिज्म जो है वो एक बेटर रास्ता है जहां पे स्टेट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ज्यादा बेटर है क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे और उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनके लिए इक्वालिटीज जो है उनको इंश्योर करे, रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे, क्लियर, ताकि कोई बहुत अमीर और बहुत गरीब जो है वो ना रहे, क्लियर। तो यही कारण है हमारे देश में हमें सोशलिस्ट डेमोक्रेसी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज हैं। 100% कोई भी आइडियोलॉजी ना एग्जिस्ट कर सकती है, ना एग्जिस्ट कर रही है। जहां पे कैपिटलिज्म है वहां पे हमें अब स्टेट या हमें वेलफेयर कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं सोशलिज्म के कुछ एलिमेंट्स हैं वो वहां पे मौजूद हैं। सिमिलरली जहां पे सोशलिज्म है या जो सो कॉल्ड खुद को कम्युनिज्म भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट भी बोलती है चाइना जैसे देश, वहां पे आपको कैपिटलिज्म जो है वो ज्यादा डोमिनेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी तीन इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज। होपफुली आपको इनके बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हुई होगी। इसी के साथ आज का जो वन कंसेप्ट डे सीरीज है इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।